है आँख है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। ये त्रिभुज है और इसके अंदर रोशनी बिखेरती आँख है। स्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञानी रूपी अंधेरों को मिटा देगी। यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वदर्शी आँख यह ज्ञान का प्रतीक है। इस सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। इसके बाद है राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक है। जो राजदंड है वो शाही सत्ता का प्रतीक है। इसके बाद है अपनी पूँछ मुंह में लिए सांप। ये जो सांप है इसने अपनी पूँछ है ना ये मुंह में ले रखी है। इसका मतलब क्या होता है, समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। मीन्स के समानता का प्रतीक है और इसकी मतलब ये है अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। इसके बाद है लाल फ्राइजियन टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, वो आज़ाद होने के बाद जो टोपी पहनते थे उसको पहने जाने वाली टोपी है ये। इसके बाद है नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। इसके बाद है यहाँ पर डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। ये क्या है, डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। ठीक है। इसके बाद है विधिघट। ये क्या है, विधिघट। क्या है, विधिघट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। क्या कह रहे हैं, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब एक बराबर है। ठीक है। ये सारे बेटा राजनीतिक प्रतीक थे। तो इसके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई टूटी हुई जंजीर का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से ये अलग अलग तरीके से इनका उपयोग होता है। उसके बाद है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है बेटा। अब यहाँ हम देखेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है। अब यहाँ देखें, देखो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो फ्रांस की स्थिति है ना वो आने वाले वर्षों में भी चिंताजनक बनी रही थी। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी कि लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो संविधान बनाया था, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। यानी कि ये दो तरफी चाल खेल रहा था, परंतु प्रशा के जो राजा थे उसकी गुप्त रूप से वार्ता भी चल रही थी बेटा। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फ्रांस की जो घटनाएं घटी थी उसमें अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि फ्रांस की जो घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंता में थे कि जो फ्रांस में घटना घटी है वैसे कहीं हमारे देश में भी ना घट जाए। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। अब यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं राष्ट्रीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे थे। ठीक है। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। अब जो ये युद्ध हो रहा था उसमें जो प्रशा की यानी कि जो फ्रांस की जो जनता थी ना, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी और उसके अनुसार ही उन्होंने क्या किया, जो प्रांतों में जो स्वयंसेवी सेना थी उसकी भर्ती होने लगी और लोग सोचने लगे कि हम ये जो युद्ध लड़ रहे हैं ये किसके लिए विरुद्ध लड़ रहे हैं, यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन जो बड़े घर के लोग थे, कुलीनों थे, जो सामंतशाही थे, उनके विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया गया, जिससे सभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और मोस्ट ऑफ सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट, कौन से कवि थे, रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था।
अब यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। ठीक है बेटा, यहाँ एक बार फिर से देख लें। सभी लोगों ने इसके अंदर भाग लिया, बढ़ चढ़कर। देशभक्ति के जो तराने यानी गाने गाए जाते थे उसमें कवि कौन से थे? रोजेट। कौन से? रोजेट लिए लाई द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। ठीक है, अब जो क्रांतिकारी युद्ध हुए इससे क्या हो? जनता को भारी नुकसान हुआ और कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी थी। ठीक है बेटा, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब भी देश के लोगों को ऐसे जिम्मेवारी यानी कि देश की आबादी के बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि हमें क्रांतिकारी का सिलसिला अभी भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की, और इस वजह से 1791 में संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड़े जमा कर सरकारी नीतियों और अपने कार्य योजनाओं पर बहस कर रहे थे। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं? एक क्लब है जो जैकोबिन क्लब है, ये सबसे सफल क्लब माना जाता था, और जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय से खंड 4 में आप अपनी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जान पाएंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये टॉपिक स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।